अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग जून 23 का पेपर 32 ए लेवल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो टॉपिक है मेनली वो टेस्ट हुआ है। तो चलें इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और इसको सॉल्व भी करते हैं। क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st ऑफ दिसंबर 2022 has been compared with the previous year. The results are as follows। यानी कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस साल से कंपेयर करके देखा कि कौन सी चीज़ें कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं। लैंड एंड बिल्डिंग्स की कैरिंग वैल्यू में इंक्रीज है, मशीनरी की कैरिंग वैल्यू में डिक्रीज है, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज हो रहा है और 8% बैंक लोन जो है उसमें डिक्रीज आ रहा है। फिर लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। The carrying value of land and buildings at 31st of December 2021 consisted of land at the cost of $150,000 and a building at the cost of $400,000। यानी कि 31 दिसंबर वाले दिन यानी कि इस साल का जो पहला दिन होगा 1 जनवरी 2022, उस दिन हमारे पास लैंड और बिल्डिंग्स की जो टोटल वैल्यू थी ना, वो 1.5 लाख और 4 लाख यानी कि टोटल 5.5 लाख रुपए की वैल्यू थी। No depreciation had been provided on either the building or the land or the building. The building was purchased on 1st January 2021। अब देखें, साल 2021 के पूरे साल में आपने बिल्डिंग को इस्तेमाल करा, लेकिन आपने उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं करी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम अकाउंटिंग एरर कहते हैं। कभी कभार क्योंकि अकाउंटेंट भी इंसान होता है तो वो कोई एडजस्टमेंट करना भूल जाता है। तो यहाँ पर लग रहा है कि इनका जो अकाउंटमेंट, ऑल्दो अब 2022 आ गया है, हम 2022 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे थे तो हमने पिछली कुछ चीज़ें पढ़ी, तो हमें पता चला कि हमने पिछले साल एक गलती कर दी है। पिछले साल हमने एक एरर कर दी है। पिछले पूरे साल 2021 में लैंड तो डिप्रिशिएट नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन हमने अप्लाई ही नहीं करी है और वो होनी चाहिए थी। तो इस तरह की चीज़ों को डील करने के लिए एक आईएएस है जिसका नाम है IAS 8। IAS 8 यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 तीन चीज़ों को डील करता है: अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एरर्स। उसमें से ये एरर है, और अगर हमने 2021 में एरर किया है तो हम 2022 की रिटेन अर्निंग्स को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन को बुक कर लेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में डेप्रिसिएशन का रेट नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है कि बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख रुपए है। हमें अगर कहीं पर रेट मिल जाएगा अगले किसी पॉइंट में तो हम उसको अप्लाई करेंगे, तो हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी पता चल जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है न्यू बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड इन 2022। 2022 वाले साल में आपने एक नई बिल्डिंग भी खरीद ली। ऑन 31st of December 2022 it was decided that depreciation should have been provided for both buildings at an annual rate of 5% using the straight line method। और आपने अब ये सोचा कि यार मुझे 5% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करना चाहिए था, पिछली बिल्डिंग पर भी और नई बिल्डिंग पर भी। The depreciation charge for 2022 was 26,200। The prior period adjustment had been made accordingly। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि पिछले साल की जो एडजस्टमेंट थी वो अकाउंटेंट ने इस साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करी है। ठीक है जी, और करनी भी चाहिए। वो IAS 8 के हिसाब से पिछले साल का एरर था जो हमें इस साल सही करना था। A machine with carrying value of 28,600 was sold for 29,500। The depreciation charge of machinery for 2022 was 42,600। On 1st June 2022, an issue of 60,000 bonus shares was made on the basis of one ordinary share for every 10 shares held। कुछ bonus issues में the policies of M Limited is to keep its reserves in the most flexible form। The bonus issue was fully recovered by the share premium account। जब बोनस इशू होता है तो हम शेयर प्रीमियम के अकाउंट को डेबिट करते हैं और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो आपने कुछ बोनस इशू किया, उसकी डिटेल्स हैं। On 1st August 2022, additional new shares were issued for cash at $1.50 per share। On 1st March the 2021 final dividend of 0.08 per share was paid।
On 1st October, an interim dividend was paid. 8% bank loan of 100,000 was taken out in 2020. Partial repayment of 60,000 was made on 1st April. Cash and cash equivalents at 31st December amounted to 42,000. Explain why M Limited made a prior period adjustment in information number 2. Support your answer by stating the relevant international accounting standard and the accounting treatment. ये जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया वही है. तो इसका जरा यहाँ से आंसर पढ़ लेते हैं. डेप्रिसिएशन ऑफ $20,000 किस तरह से 5% का रेट है और 4 लाख रुपए उस बिल्डिंग की वैल्यू थी. तो 20,000 रुपए की डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग शुड हैव बीन मेड फॉर 2021. हमें ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी चाहिए. यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स. ये वाला IAS है जो इस चीज से डील करता है. अगर आप IAS का नाम लिखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल रहा होगा. फिर आखिर में द प्रायर पीरियड एरर इज एडजस्टेड अगेंस्ट द रिटेन्ड अर्निंग्स ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन 1st of January 2022. ऐसे ही हमें IAS 8 सिखाता है, बोलता है कि अगर आपने कोई गलती कर दी थी तो आप यहाँ के रिटेन्ड अर्निंग्स में डेप्रिसिएशन की गलती को जो है वो एडजस्ट कर देना. ये तो आपका पहला पार्ट था. पार्ट ए कोई मुश्किल नहीं था. पार्ट बी में क्या है, कैलकुलेट दी प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022. हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है ना वो फाइंड आउट करना. अच्छा, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं ना, हमें प्रॉफिट जो है ना, वैसे तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ हो या हम रिटेन्ड अर्निंग्स का टी अकाउंट बना सकें. यहाँ पर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग से रिलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डिविडेंड से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है. तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम रिटेन अर्निंग्स का टी अकाउंट बना लेंगे तो उसमें एक ब्रॉड डाउन आएगा, एक उसमें कैरी डाउन आएगा, डिविडेंड की पेमेंट हो रही होगी, कोई एडजस्टमेंट हो रही होगी, और फिर एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पर प्रॉफिट का अमाउंट आपके पास आ जाएगा. अच्छा, अब किस तरह से रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बनाए. देखिए, एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रिटेन अर्निंग्स $20,000 का डिक्रीज. यानी कि उसने ये बोला है कि भाई मुझे ब्रॉड डाउन नहीं पता, मुझे कैरी डाउन भी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जितना भी ब्रॉड डाउन था, कैरी डाउन उससे 20,000 रुपये कम था. तो अब देखिए मैंने किस तरह से टी अकाउंट बनाया है आप लोगों के लिए. ये हमारे पास रिटेन अर्निंग्स के टी अकाउंट का एक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है. ये रिटेन अर्निंग्स का टी अकाउंट कुछ इसी तरह का दिखता है हमारा, हम सब जानते हैं. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटेन अर्निंग्स का मैंने टी अकाउंट बनाया. ठीक है जी. अच्छा, ब्रॉड डाउन एज्यूम कर लें कि एक्स है. आप एज्यूम कर लें कि ब्रॉड डाउन जो है ना वो एक्स है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कितना है ब्रॉड डाउन. अब आपका जो कैरी डाउन होगा, कैरी डाउन वो कितना होगा, उसने लिखा हुआ है कि आपका, सॉरी ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज है, सॉरी. रिटेन अर्निंग्स के बारे में लिखा हुआ है कि रिटेन अर्निंग्स का जो कैरी डाउन होगा वो ब्रॉड डाउन से 34,900 ज्यादा होगा. तो अगर आपने ओपनिंग एक्स एज्यूम किया है, अगर आपने ओपनिंग एक्स एज्यूम किया है, ब्रॉड डाउन एक्स एज्यूम किया है, तो कैरी डाउन एक्स प्लस 34,900 हो जाएगा. अच्छा, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, सर ये वाली कौन सी वैल्यू है. प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट वही डेप्रिसिएशन की वैल्यू है. हमारा जो इस साल का रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट होगा उसमें अगर डेप्रिसिएशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिटेन अर्निंग्स के अमाउंट को वो कम करेगा. रिटेन अर्निंग्स एक कैपिटल का अकाउंट है, उसका डिक्रीज होना डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है. फिर आप दो तरह के डिविडेंड दे रहे हैं. अब इन डिविडेंड्स की कुछ वर्किंग करते हैं. देखें जी, पहले डिविडेंड कब दिया जा रहा है. पॉइंट नंबर 5 में देखें, ऑन 1st of March 2022 द 2021 फाइनल डिविडेंड ऑफ $0.08 पर शेयर वॉज पेड. अब इसके लिए हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि 1 मार्च 2022 वाले दिन कंपनी में कितने शेयर्स थे. अच्छा, इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई है और बड़ा ही मजेदार तरीके से हमें जो है वो इस चीज को डिस्कस करना है. ठीक है जी. देखें, सबसे पहले तो जो है ना ट्रांजेक्शन नंबर 4 देखते हैं. 4 में लिखा हुआ है, ऑन 1st of June 2022 एन इशू ऑफ 60,000 बोनस शेयर्स वाज मेड. जून 2022, पहली जून 2022 को 60,000 शेयर्स का बोनस इशू हुआ. 60,000 शेयर्स का बोनस इशू किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड. और ये कैसे दिए गए, किसी के पास कंपनी के 10 शेयर्स थे तो उसको एक नया शेयर दिया गया. जनरली हमारे पास 1/10 इस तरह का रेशियो दिया हुआ होता है और पिछले शेयर्स दिए हुए होते हैं और हमें बोनस इशू के नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करने होते हैं. यहाँ पर उसने बोला बोनस इशू 60,000 है. उससे बोला कि हर एक बंदे के पास जिसके पास 10 शेयर्स थे उसको एक नया शेयर दिया है और 6 लाख 60,000 शेयर्स दिए हैं. तो इसका मतलब बोनस इशू से पहले कितने शेयर्स होंगे, इसका मतलब बोनस इशू से पहले कितने शेयर्स होंगे, यानी कि 1 जून से पहले कितने शेयर्स होंगे. 1 जून से पहले लेट से 30 मई वाले दिन, बोनस इशू होने वाले दिन से पहले कितने शेयर्स होंगे. किस चीज का, किस चीज का, किस चीज का. 1/10 60,000 बनता है.
किस चीज का 1/10 60,000 बनता है? तो अगर आपने ये मालूम करना है तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 60,000 डिवाइडेड बाई 1/10। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 60,000 डिवाइडेड बाई 1/10, यानी कि बनता है 600,000, 6 लाख। ठीक है जी। 30 मई वाले दिन लोगों के पास 6 लाख शेयर्स होंगे। 30 मई वाले दिन लोगों के पास 6 लाख शेयर्स होंगे। 1 जून वाले दिन मैंने मजीद 60,000 शेयर्स को इशू करा होगा, क्योंकि सवाल ये कहता है कि जितने शेयर्स थे हर शेयर होल्डर को एक नया शेयर दिया गया जिसके पास 10 शेयर्स थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स को 1/10 से मल्टीप्लाई करके 60 आया होगा। इसका मतलब 1 जून को बोनस इश्यूज के बाद, कितने शेयर्स हो गए होंगे? 1 जून को बोनस इश्यूज के बाद 660,000 शेयर्स हुए। 1 जून को बोनस इश्यूज कर देने के बाद 660,000 शेयर्स हो गए हैं। आगे भी पढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ एम लिमिटेड इज टू कीप इट रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। द बोनस इशू वाज फुल्ली कवर्ड बाय द शेयर प्रीमियम अकाउंट। यानी कि जब बोनस इश्यूज होते हैं तो पैसे तो नहीं आते, बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट तो नहीं होता, डबल एंट्री पास होती है, शेयर प्रीमियम का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर ये देखिए कि ये 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स तो है, एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $1 शेयर्स, यानी कि एक शेयर की जो पार वैल्यू है ना वो $1 है। एक शेयर की जो पार वैल्यू है ना वो $1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब बोनस इशू हुआ होगा, जब आपने बोनस इशू किया होगा, ये जो 1 जून 2022 वाली बात आ रही है, तो आपने 60,000 शेयर्स इशू करे होंगे। 60,000 शेयर्स इशू करे होंगे तो शेयर प्रीमियम डेबिट हुआ होगा और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है जी। ये बात जरा याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। सर इससे हमें फायदा क्या हुआ? इससे हमें पता चल गया कि 1 जून से पहले कंपनी में कितने शेयर्स होते थे। 1 जून से पहले कंपनी में कितने शेयर्स होते थे? तो अगर 1 जून से पहले कितने शेयर्स होते थे ये मैं बताऊं, तो 1 जून से पहले 6 लाख शेयर्स होते थे। 1 जून से पहले 6 लाख शेयर्स कंपनी में मौजूद होते थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? 1 जून से पहले कंपनी में 6 लाख शेयर्स होते थे और मैंने पॉइंट नंबर 5 के हिसाब से ऑन 1 मार्च 2022 द 2021 फाइनल डिविडेंड ऑफ $0.08 पर शेयर वॉज पेड। तो इसका मतलब 1 मार्च को भी 6 लाख शेयर्स होंगे। तो इसका मतलब मैंने जो डिविडेंड पे किया होगा ना 2021 वाला फाइनल डिविडेंड, उसका अमाउंट कितना होगा? 6 लाख शेयर्स थे उस दिन, हर शेयर होल्डर को 0.08 दिया होगा, ये बन जाता है 48,000। ठीक है। 6 लाख शेयर्स थे जिस दिन डिविडेंड दिया गया फाइनल वाला, और एक शेयर होल्डर को 0.08 का डिविडेंड दिया गया, तो ये 48,000 बनता है। तो इसका मतलब यहां पर हम फाइनल डिविडेंड लिख सकते हैं 6 लाख शेयर्स, और हर किसी को 0.08 का डिविडेंड दिया तो 48,000 ये बन गया। ठीक है जी। इसलिए हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किए थे। आगे क्या हुआ? आगे एक और बात है। ऑन 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 वाले दिन एडिशनल न्यू शेयर्स वेर इशूड फॉर कैश एट $1.50 पर शेयर। अब ये कहते हैं कि जब 1 अगस्त वाला दिन आया तो मैंने मजीद नए शेयर्स इशू करे, और मैंने मजीद कितने शेयर्स इशू करे ये नहीं बताता। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि जो मैंने शेयर्स इशू करे इस बार वो $1.50 के रेट पर इशू करे, पार वैल्यू $1 है यानी कि 0.5 के प्रीमियम पर करे, और इस बार पैसा आया है। अब सर कितने शेयर्स इशू करे होंगे, कैसे मालूम करें? गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखा हुआ आ रहा है और $1 शेयर्स लिखा हुआ आ रहा है, और लिखा हुआ आ रहा है 1,40,000। इसका मतलब ये चीज आपको ये डिनोट कर रही है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अकाउंट में 1,40,000 रुपए का टोटल इजाफा आया ड्यूरिंग द ईयर। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अकाउंट में 1,40,000 का इजाफा आया टोटल ड्यूरिंग द ईयर। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अकाउंट में इजाफा तब आता है जब वो क्रेडिट हो रहा हो। इसमें से इसमें से इसमें से 60,000 का तो बोनस इशू था। तो अगर टोटल इंक्रीज 1,40,000 का है, जिसमें से 60,000 का इंक्रीज बोनस इश्यूज की वजह से, इसका मतलब ये हो गया कि 1,40,000 में से अगर मैं 60,000 माइनस कर दूं, तो मैंने 80,000 रुपए से जो शेयर कैपिटल का अकाउंट इंक्रीज हुआ है वो न्यू शेयर्स की वजह से हुआ होगा।
ठीक है जी। इसका मतलब 80,000 न्यू शेयर्स इशू हुए होंगे ना, 80,000 नए शेयर्स इशू हुए होंगे। और एंट्री क्या पास हुई होगी, बैंक डेबिट हुआ होगा क्योंकि इस बार पैसे आए हैं। किस तरह से डेबिट होगा, 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.50। देखिए वापस से समझाता हूँ। टोटल शेयर कैपिटल में इंक्रीज है 1,40,000 का, उसमें से 60,000 का इंक्रीज तो बोनस शेयर्स की वजह से, देखें आप शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा, तो बच गया पीछे 80,000। 80,000 से अगर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो 80,000 नए शेयर्स इशू करे होंगे। एक शेयर के अगेंस्ट 1.50, एक शेयर के अगेंस्ट 1.50 रुपीज मिल रहा है, तो 80,000 शेयर के अगेंस्ट बैंक डेबिट हुआ होगा 1,20,000 से। शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा $1 के हिसाब से 80,000 इंटू 1 यानी कि 80,000। और शेयर प्रीमियम का अकाउंट, शेयर प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा 80,000 शेयर्स हैं, हर शेयर के अगेंस्ट 0.5 का प्रीमियम है 40,000 से। ये एंट्री पास हुई होगी जब आपने नए शेयर्स इशू करे होंगे, ये एंट्री पास हुई होगी जब आपने मजीद नए शेयर्स इशू करे होंगे। ठीक है, ये हमने रिवर्स वर्किंग से पास करी है, मैंने 2-3 बार बातें रिपीट करी, काइंडली उनको अच्छे से सुनिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो है वो नए शेयर्स भी इशू करें, और वो नए शेयर्स 80,000 शेयर्स हैं। 80,000 शेयर्स जो है वो 1.5 के प्रीमियम पर इशू करे तो पैसे मिले 1,20,000। 80,000 रुपये शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा और बाकी 40,000 रुपये शेयर प्रीमियम के अकाउंट में जाएगा। जो भी ओवर एंड अबव द पार वैल्यू होता है वो शेयर प्रीमियम के अकाउंट में जा रहा होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने 1 अगस्त को इशू करा उसकी भी एंट्री पास कर ली। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 अक्टूबर को आपने इंटरिम डिविडेंड दिया 0.012 का, पर शेयर वॉज पेड ऑन द शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट। अब इसका मतलब 1 अक्टूबर वाले दिन टोटल कितने शेयर्स होंगे। 1 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पहले से 600,000 शेयर्स थे। फिर मैंने 1 जून वाले दिन 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स बोनस इशू के तौर पर इशू करे। फिर मैंने दोबारा से 80,000 शेयर्स इशू करे, तो इसका मतलब टोटल 7,40,000 शेयर्स हो गए। और हर शेयर होल्डर को 0.12 का डिविडेंड दिया। तो 88,800 का टोटल डिविडेंड जो है वो मैंने इस तरह से दिया। ये भी यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। 740,000 शेयर्स और हर शेयर होल्डर को 0.12 का डिविडेंड, तो ये 88,800 बन जाता है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई भी रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं है। इस अकाउंट में एक प्रॉफिट यहाँ पर आना चाहिए, प्रॉफिट जो है वो भी हमें नहीं पता, तो वो हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। हमें ये पता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड्स का टोटल एक दूसरे से मैच करता है। तो हम एक काम करते हैं ना, ये बनता है 20,000 प्लस 48,000 प्लस 88,800 प्लस 34,900। यहाँ पर आ रहा है x प्लस 191,700, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है x प्लस वाई। अगर हम इसको मैथमेटिकली ऐड करेंगे तो x प्लस वाई यहाँ पर आएगा, और दूसरी साइड पर क्या आ रहा होगा, दूसरी साइड पर x प्लस 191,700 आ रहा होगा। इन सब का एडिशन और इन सब का एडिशन, डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल्स मैच करते हैं, यानी कि x प्लस 191,700 x प्लस 191,700 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई जो है वो 191,700 आ जाएगा। ये आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू है जो हमें पार्ट बी में पूछी जा रही थी। तो हमने ये पार्ट बी भी कर दिया, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। अब है हमारे पास पार्ट सी, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7। I7 में कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए मुझे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए होता है। यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, टैक्स इस सवाल में कहीं है नहीं। मुझे अगर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पर जाना है तो इंटरेस्ट का जो भी एक्सपेंस है वो मुझे एड अप करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस सवाल में मैंने शेयर से रेलिवेंट बहुत सारी वर्किंग करी है, पहले तो इसको आप एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद फिर मैं सारे पॉइंट्स की जो जो वर्किंग्स हो सकती हैं वो कर देता हूँ, ताकि हमारे सवाल सॉल्व करने पे या कैश फ्लो स्टेटमेंट पर जब हम जाएं तो हमें बहुत आसानी हो रही है। सबसे पहले बैंक लोन की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है 8% बैंक लोन ऑफ $100,000 was taken out in 2022 to 2020. A partial repayment of $60,000 was made on 1st April. तो अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करूं, मैं आपसे इंटरेस्ट एक्सपेंस की अगर बात करूं और इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन कर दूं। देखें, 1 लाख रुपए के लोन पर, 1 लाख रुपए का जो लोन है उसमें से आपने 60,000 रीपे करा।
60,000 रीपे करा, लेकिन वो 60,000 रीपे करा है 1 अप्रैल को। तो जनवरी, फेब, मार्च, जनवरी, फेब, मार्च, ये जो 3 महीने हैं इनका इंटरेस्ट रेट कैसे आएगा? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। उसके बाद क्या हुआ? जब आपने 60,000 रुपीज रीपे कर दिए तो अब लोन बच गया 40,000 का। तो आगे वाले जितने भी महीने हैं, आगे वाले जितने भी महीने हैं उसके लिए 40,000 इंटू 8% इंटू 9/12 का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि टोटल 4400 का इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है जी। क्योंकि बीच में रीपेमेंट हुई है तो पूरे अमाउंट पर हम 8,000 अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बीच में रीपेमेंट हुई है तो पूरे अमाउंट पर हम 8,000 अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको हम 2 टुकड़ों में बाइफरकेट कर रहे हैं, उसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। तो यह आपके इंटरेस्ट के एक्सपेंस की मैंने कैलकुलेशन कर दी। इंटरेस्ट के एक्सपेंस की कैलकुलेशन 4400 बनती है। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 191,700 है। आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो 4400 बनता है। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ जो है वो ऐसा करता हूँ कि आंसर से चीज़ें जो है वो बारी बारी एक एक कर कर समझाना शुरू कर देता हूँ। वैसे तो मेन हमारे पास एक हमने ये वर्किंग कर ली है। ठीक है जी। मैं एक काम करता हूँ टाइम बचाने के लिए, सारी वैल्यूज जो है उसको आपके सामने गो थ्रू भी करूंगा, डिस्कस भी करूंगा, रिजॉल्व भी करूंगा। आपने बिल्कुल इसी तरह से साथ रहना है जिस तरह से आप अभी तक मेरे साथ रहे हो। ठीक है। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी जो कि नॉन करंट एसेट से रिलेवेंट है। पहले तो मैं आपको जो है वो एक एक कर कर वैल्यूज का जो है वो वर्किंग्स वाली साइड पर ले जाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी। देखें, आपके पास ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 191,700। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 191,700। ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 4400। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो अगर मुझे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में दोबारा जाना है तो इंटरेस्ट के एक्सपेंस को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कोई बोले कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू बताओ, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 191,700 प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 4400। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बन रहा होगा 196,100। ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, तो उसको हमने ऐड बैक कर दिया। ये आपके पास पहली वैल्यूज यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू आ गई। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप लोगों के पास होगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, नॉन कैश इनकम्स को जो है वो माइनस कर देते हैं और चीज़ों का रिवर्सल करते हैं, जिसमें से डेप्रिसिएशन भी एक चीज़ होती है। अब डेप्रिसिएशन एज इट इज सामने सामने हमें दी हुई है। कहाँ पे दी हुई है भाई? डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2022 वाज 26,200, ये बिल्डिंग्स की आ गई। और यहाँ पे लिखा हुआ है द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ मशीनरी फॉर 2022 वाज 42,600। तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में डेप्रिसिएशन की 26,200 और 42,600 की वैल्यूज एज इट इज मेंशन्ड है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है और नॉन कैश एक्सपेंस होने की वजह से उसको हम ऐड बैक करते हैं, तो डेप्रिसिएशन आपके पास 68,800 हम ऐड बैक कर रहे हैं। गेन ऑन डिस्पोजल एक नॉन कैश इनकम है, लेकिन उसकी जो प्रोसीड्स है ना वो कैश है। बट गेन ऑन डिस्पोजल, मिसाल के तौर पर अगर मैं 80 रुपए की चीज 100 में बेच दूं तो 100 रुपए आए हैं, सही बात है, लेकिन गेन कितना है? 20 का। गेन प्रॉफिट में शामिल होता है, हमने उसको ऐड किया हुआ होता है, तो यहां पर हमें माइनस करना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, नॉन कैश गेन्स को हमें रिवर्स करना होगा। अब गेन ऑन डिस्पोजल कैसे आया? पॉइंट नंबर 3 देखें। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है अ मशीन विद कैरिंग वैल्यू ऑफ 28,600 वाज सोल्ड फॉर 29,500। हमने 29,500 रुपये में एक मशीन बेची। हमने एक मशीन 29,500 रुपये में बेची। खरीदी कितने में थी? खरीदी हमने थी 28,600 में। तो इसका मतलब इसके दो इम्पैक्ट्स हैं, गौर से सुनिएगा। 29,500 में बेची 28,600 वाली मशीन, तो एक तो गेन ऑन डिस्पोजल है 900 रुपये का, ये प्रॉफिट में शामिल है, ये रिवर्स करेंगे, ये माइनस कर देंगे। दूसरा, ये जो पैसे आए हैं ना, ये पैसे आए हैं, यानी कि हमने बेची मशीन तो पैसे आए, ये कैश फ्लो है। ये आपके पास जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है। कैसे आता है? मैं दोनों अमाउंट दिखाता हूँ। एक तो 900 रुपये रिवर्स हो रहे होंगे प्रॉफिट से, और एक 29,500 भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीनरी 900 रुपये आप माइनस कर रहे हो क्योंकि ये नॉन कैश गेन है।
लेकिन फिर जब आप अपने पास ये नीचे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग आती है, उसमें सेल्स प्रोसीड्स ऑफ अ मशीन 29,500 है। तो अगर आप कोई भी मशीन बेच रहे हो और उसको बेचने की वजह से कोई पैसा आ रहा है, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नीचे उसका कैश फ्लो आएगा, वो आ रहा है यहाँ पे 29,500। ऊपर हम डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर रहे थे। अच्छा, डिक्रीज इन एनी, डिक्रीज किसी भी करंट एसेट का डिक्रीज अगर होता है, रिसीवेबल है या इन्वेंट्री है, तो हम वो यहाँ पर एज अ पॉजिटिव लिखते हैं। उसकी एक पूरी पीछे लॉजिक है। और इंक्रीज इन, अगर कोई पेएबल में इंक्रीज होता है, रिसीवेबल में कोई इंक्रीज होता है, किसी करंट एसेट में इंक्रीज होता है तो वो माइनस करते हैं, किसी करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होता है तो सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं। ये तीनों वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज, ये पूरी की पूरी एज इट इज आपको सवाल में दी हुई थी। यहाँ पर आपको बताया हुआ था कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो 3,600 से डिक्रीज हो रही है। करंट एसेट अगर डिक्रीज होगा तो वो कैश फ्लोज में ऐड हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स 5,900 से इंक्रीज हो रहे हैं, आपके पैसे ट्रेड रिसीवेबल में बुक हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो कैश फ्लोज में वो माइनस होगा। ट्रेड पेएबल्स जो हैं वो 5,600 रुपीज के हैं। अगर कोई भी पेएबल आपका इंक्रीज हो रहा होगा तो उसकी वजह से आप उसको ऐड करोगे। ठीक है, इन सारी चीजों की लॉजिक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर नहीं लोगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी तो सर करंट एसेट है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ही इसलिए रहे हैं कि ये जो 55,000 का इंक्रीजेस को आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये हमारे पास ऊपर वाले एरिया में नहीं आता। ऊपर वाले एरिया में हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग डालनी है। इसमें अगर कोई इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेएबल का चेंज है वो अकाउंट फॉर किया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट किया, डेप्रिसिएशन है, गेन ऑन डिस्पोजल है, उसको सीधा किया, ये 2,677,300 आ गया। इंटरेस्ट पे जो किया है वो उसके बाद यहाँ पर माइनस होगा। इंटरेस्ट की 4,400 रुपए की पेमेंट की मैंने वर्किंग आप लोगों को दिखा दी। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,62,900 आ गया। इसके बाद आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें से सेल्स प्रोसीड्स ऑफ अ मशीन 29,500 हम देख चुके हैं। अब हमें ये देख रहे हैं कि परचेज ऑफ मशीन जो है वो 36,600 कैसे है, और हमें ये देख रहे हैं कि परचेज ऑफ बिल्डिंग जो है वो 124,000 कैसे है। तो ये दो चीजें देखते हैं, एक तो 124,000 वाली, एक 36,600 वाली। चले पहले जो है वो मशीन की बात करते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि मशीनरी जो है ना उसकी कैरिंग वैल्यू 34,600 से डिक्रीज हुई है। मशीन की कैरिंग वैल्यू 34,600 से डिक्रीज हुई है। इसका मतलब कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, कितना नहीं पता। ठीक है, और हुआ क्या होगा कि कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, जितना ओपनिंग था उससे 34,600 कम होगा। ये सवाल ने लिखा हुआ है। अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन होती है तो ये बैलेंस कम हो जाता है। अगर आप कोई मशीन बेचते हो, अगर आप कोई मशीन बेचते हो, डिस्पोजल होता है तो उसकी नेटबुक वैल्यू यहाँ से हटाते हो, और अगर कोई एडिशन होता है, कोई मशीन खरीदते हो तो उसको यहाँ पर ऐड करते हो। अब आपके पास देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई एडिशन वगैरह है। मशीन विद कैरिंग वैल्यू ऑफ 28,600 वॉज सोल्ड फॉर 29,500। ये अकाउंट कैरिंग वैल्यू पर बन रहा है, तो कैरिंग वैल्यू पर हमने डिस्पोजल रिकॉर्ड किया होगा, 28,600 की एक चीज बेच दी। बुक्स में जितने की चीजें हैं उसमें से ये निकाल दो। डेप्रिसिएशन चार्ज 42,600 का है। डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर ओपनिंग बुक वैल्यू में से 42,600 की माइनस हुई होगी, और कुछ अगर ऐड हुआ है तो वो यहाँ पर आना चाहिए, वो हमें नहीं पता। अब इक्वेशन क्या बनती है, देखिए ये क्लोजिंग वैल्यू है, ये क्लोजिंग वैल्यू है ना, तो इसका मतलब ओपनिंग वैल्यू में से 42,600 माइनस किया, डेप्रिसिएशन की वजह से ओपनिंग वैल्यू कम होगी। 28,600 माइनस किया, डिस्पोजल करोगे तो एसेट जाएंगे, वैल्यू कम होगी। और एक एडिशन किया, उसकी वजह से एसेट इंक्रीज होंगे, और क्लोजिंग वैल्यू एक्स माइनस 34,600 आ रही है। अगेन एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर क्या बचता है, 42,600, 28,600 दोनों को ऐड किया 71,200 आता है, और ये राइट साइड पर जाएगा तो 34,600 में ऐड हो जाएगा। एक मिनट जरा इसको चेक कर लेते हैं हमारी अमाउंट्स। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही भाई, यहाँ पर एडिशन आ रहा है, परचेज ऑफ मशीन आ रहा है 36,600 का, 36,600 का, कोई और चेंज तो नहीं है। ओपनिंग बैलेंस एक्स है, क्लोजिंग बैलेंस जो है मशीनरी का 34,600 से कम हो रहा है, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग कम है, एडिशन ये है। डिप्रिसिएशन 42,600 है, और मशीन विद कैरिंग वैल्यू 28,600 वॉज सोल्ड। ठीक है, 28,600 का डिस्पोजल है। अच्छा ठीक है, ये भी माइनस है ना, तो 42,600 प्लस 28,600 राइट साइड पर जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसमें से 34,600 को नेट ऑफ किया, 36,600
हाँ 36,600। अगर आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो आपकी y की वैल्यू 36,600 आ रही है। 42,600 और 28,600 को ऐड करें, ये माइनस के साइन के साथ है, राइट साइड पर जाएगा प्लस के साइन के साथ बन जाएगा, वहां पर माइनस का 34,600 है वो इससे नेट ऑफ होगा। 36,600 रुपए का आपका एडिशन ड्यूरिंग द ईयर है। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर जो है उसके लिए आपने पेमेंट करी होगी, ये चीज खरीदी होगी, तो आप देख लें कि यहाँ पर आपके पास 36,600 का आउटफ्लो आ रहा है क्योंकि आपने ये चीज परचेज करी है। अब हम आ जाते हैं बिल्डिंग्स पर। परचेज ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर 124,000 आ रहा है, देखते हैं आखिर कैसे। देखिए यहाँ पर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग्स की कैरिंग वैल्यू जो है ना उसमें इंक्रीज लिखा हुआ आ रहा है 77,800 का, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पर क्या क्या लिखी हुई है बिल्डिंग के बारे में। द कैरिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स एट 31 December 2022 consisted of land at the cost of 150,000 and a building at the cost of 400,000. No depreciation had been provided on either the land or the building. The building was purchased on 1st January 2021. A new building was acquired in 2022. On 31st of December, it was decided that depreciation should have been provided for both buildings at an annual rate of 5% using the straight line method. The depreciation charge for 2022 was 26,200. ये depreciation charge है 26,200 रुपीस का 2022 के साल के लिए। और ये बिल्डिंग्स की वैल्यू का कितना परसेंट होना चाहिए? बिल्डिंग्स की वैल्यू का 5% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि 5% डेप्रीसिएशन होगी, तो इसका मतलब ये हो गया डेप्रीसिएशन कैसे आई होगी? 5% मल्टीप्लाइड बाई बिल्डिंग्स की वैल्यू, और यह आ कितना रेट 26,200 इज इक्वल्स टू 5% इंटू बिल्डिंग्स की वैल्यू। तो बिल्डिंग्स की वैल्यू कितनी होगी? बिल्डिंग्स की वैल्यू हो जाएगी 26,200 डिवाइडेड बाई 0.05, 524,000। 524,000 की टोटल बिल्डिंग्स की वैल्यू बनती है। इसमें से आपको मालूम है 4 लाख की बिल्डिंग तो ऑलरेडी पिछले साल खरीदी थी मैंने। 524,000 तो टोटल बिल्डिंग्स की वैल्यू है ना, तो अगर 524,000 सारे बिल्डिंग्स की वैल्यू है, इसमें से 4 लाख की बिल्डिंग मैंने पिछले साल खरीदी थी, तो इस साल 1,24,000 रुपए की बिल्डिंग्स मैंने परचेज करी होंगी, और यही वैल्यू आपको 1,24,000 रुपए की यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है जी, तो ये 3 वैल्यूज भी हो गई। अच्छा, उसके बाद कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इशू ऑफ शेयर्स 1,20,000। सर ये क्या है? ये हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं। आप देखें यहाँ पर हमने जब शेयर्स इशू करे तो हमें बैंक में कितने पैसे मिले थे? 1,20,000 रुपए मिले थे। बोनस शेयर्स के बगैर वक्त पैसे नहीं मिलते, लेकिन जब हमने बाद में दोबारा से नए शेयर्स इशू करे थे 1,20,000 मिले, ये वर्किंग हो गई। उसके बाद अगला है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 60,000। डायरेक्टली सवाल में लिखा हुआ था 1 लाख रुपए का लोन था, 60,000 रुपीज का अप्रैल में रीपे किया। जब आपने रीपे किया तो आपके पास से पैसा गया। डिविडेंड पेड 136,800। डिविडेंड पेड 136,800 का है भाई। देखिए ये 2 डिविडेंड्स आपने पे किए थे ना, इन दोनों का टोटल कर लें तो ये 136,800 बनेगा। एक 2021 का फाइनल, 2022 का इंटरिम। ठीक है जी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या इशुएंस की वजह से पैसे आना, लोन की रीपेमेंट करना, डिविडेंड जो है उसका जाना, ये सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया। सही है जी। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 55,000। सर ये कैसे आया? देखिए जी, आपके पास यहाँ पर नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है 262,900, यहाँ से 262,900 रुपीज आए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कि सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स में चले गए 131,100, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चले गए 76,800। देखिए नेट 55,000 बन गया, और यही नेट 55,000 जो है ना आपको यहाँ पर भी दिया हुआ था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का इंक्रीज 55,000 दिया हुआ था। फिर आपको सवाल में जो 31 दिसंबर 2021 का बैलेंस दिया हुआ है 42,000, ये ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ था, तो आप क्लोजिंग बैलेंस भी मालूम कर सकते हैं। 55,000 प्लस 42,000 97,000। सारी वैल्यूज मैंने आपके साथ गो थ्रू कर ली, सारी वैल्यूज आपको समझा दी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अच्छा सवाल था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अच्छे से सवाल को दोबारा से देख लें, इस वीडियो को 1-2 बार पॉज कर देखें ताकि चीज़ें समझ में आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।